तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर. टेलर के द्वारा जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो बनाया गया था उनके बारे में आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने फेयोल के द्वारा जो 14 प्रिंसिपल्स दिए गए थे मैनेजमेंट के, उससे रिलेटेड मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर के वो वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं टेलर के बारे में, उनके जो बैकग्राउंड है, उनका क्या हिस्ट्री है, हम लोग उसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो 1856 में यूएसए में उनका जन्म हुआ था। ही वॉज बॉर्न ऑन 1856 इन यूएसए। 1878 में उन्होंने मिडवेल स्टील कंपनी को ज्वाइन किया था एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। तो उनका क्या था, इंजीनियरिंग का ही बैकग्राउंड था। तो टेलर जो है उस चीज़ को एक अच्छी तरह से यूटिलाइज़ किए थे, साइंटिफिक स्टडीज़ करने में साइंटिफिक टेक्निक्स निकाले थे। उनका मेन मकसद ये था कि कैसे वर्कर्स को हम लोग ट्रेन करें या किस तरह से करें कि वर्कर्स जो है अपना काम एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवली दोनों करें। मतलब वो चाहते थे कि जो भी काम ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है वो क्या हो, एफिशिएंसी के साथ हो और साथ ही साथ इफ़ेक्टिवली भी हो। तो टेलर का जो प्रिंसिपल और टेक्निक होता है बेसिकली वो उनके ऑब्जर्वेशन पे ही डिपेंड करता है। मतलब वो जो जो चीज़ ऑब्जर्व किए थे उसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने क्या किया, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल को डिराइव किया। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर उनका क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ टेलर। तो सबसे पहले ये था कि उन्होंने बुक्स, रिसर्च पेपर, ये सब चीज़ों को क्या किया था, पब्लिश किया था, जिसमें उन्होंने अपना साइंटिफिक व्यू रखा था इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन के प्रति और मैनेजमेंट के प्रति। इसके बाद उनका और भी बहुत सारा मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन था, जैसे कि उन्होंने पब्लिश किया था शॉप मैनेजमेंट को, पीस रेट सिस्टम को, और जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो ये चीज़ जो है उनके द्वारा ही पब्लिश की गई थी। साथ ही साथ उन्होंने एक और चीज़ पे एम्फेसाइज़ किया था, वो था साइंटिफिक मेथड्स को अडॉप्ट करने का, जिससे कि मैनेजमेंट का जो भी प्रॉब्लम्स हो उसको सॉल्व किया जा सके। क्लियर है इतना? अब इसके बाद बात करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के मीनिंग के बारे में कि आखिर साइंटिफिक मैनेजमेंट होता क्या है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है कि जो साइंस है उसको हम लोग किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं हमारे मैनेजमेंट का जो डे टू डे एक्टिविटी होता है, डे टू डे जो ईच एंड एवरी एलिमेंट होता है हमारे मैनेजमेंट का, उसमें हम लोग साइंस को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। जनरल लैंग्वेज में अगर हम लोग बोले तो इसका मतलब होता है कोई भी साइंटिफिक टूल्स हो गया या तो फिर मेथड्स हो गया, जिसको हम लोग यूज़ करके क्या कर सकते हैं कि अपना आउटपुट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ क्या होता है, उनका ये भी मानना था कि हम लोगों को ये चीज़ को ध्यान में नहीं रखना, रोल ऑफ थंब जो है उसको रिप्लेस करना उनका मेन मकसद था। वो चाहते थे कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का जो डिसीजंस लिया जा रहा है, क्या लिया जा रहा है, डिसीजंस, वो इस तरह से ना ले कि मैनेजर ये चाहते हैं, मैनेजर का ये विश है, मैनेजर का ये विल है, इस बेसिस पे कोई भी डिसीजन ना लिया जाए। बल्कि ये चाहते थे कि जो भी डिसीजन लिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या हो, साइंटिफिक टूल्स का इस्तेमाल करके, साइंटिफिक स्टडीज़ को ध्यान में रख करके ही कोई भी तरह का डिसीजन लिया जाना चाहिए। साइंटिफिक मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है कि साइंस को अप्लाई करना मैनेजमेंट के हर एक एलिमेंट को ले करके। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में। साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स नोइंग एग्जैक्टली वॉट यू वॉन्ट यू मैन टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट इन अ बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। ये डेफिनेशन दिया गया है एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग ये चीज़ बोल सकते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि हम लोग ये चीज़ को जाने, इस चीज़ को समझे कि हम लोग चाहते क्या है कि हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, उससे हम क्या काम करवाना चाहते हैं, और साथ ही साथ हम ये भी देखें कि वो उस काम को अच्छी तरह से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखना कि वो चीपेस्ट वे का यूज़ कर रहे हैं कि नहीं। मतलब इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं कि वो चाहते थे कि काम जो है वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली दोनों हो। इस चीज़ पे वो सबसे ज़्यादा फोकस करते थे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आखिर मैनेजमेंट के क्या क्या वो प्रिंसिपल्स दिए थे उनके बारे में चलिए हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। तो इसमें क्या टेलर ये बोल रहे थे कि जो जॉब परफॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या होना चाहिए, साइंटिफिक इंक्वायरी पे बेस्ड होना चाहिए, ना कि जो इंस्टीट्यूशन है उस पर या फिर किसी एक्सपीरियंस पे या हिट एंड मिस मेथड
ये सब चीज़ों का वहाँ पे यूज़ नहीं होना चाहिए। यूज़ होना चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक मेथड का यूज़ होना चाहिए किसी भी तरह का जॉब को परफॉर्म करने के लिए। वो बोलते थे कि कोई भी काम करने के पहले क्या है, एक हम लोग को सोचना चाहिए। हम लोग को यहाँ पे रूल ऑफ थंब को यूज़ नहीं करना। रूल ऑफ थंब का मतलब होता है डिक्टेटरशिप, जहाँ पे क्या होता है मैनेजर सिर्फ अपना चलाता है कि जो भी होगा मैनेजर के विल के अकॉर्डिंग होगा, मैनेजर के विश के अकॉर्डिंग होगा। इसको हम लोग बोलते हैं रूल ऑफ थंब। पर टेलर इसके बिल्कुल भी अगेंस्ट है। उनका मानना था कि जो भी डिसीजंस लिए जाए तो वो क्या होने चाहिए, वो साइंटिफिक डिसीजंस होने चाहिए जो कि बेस्ड होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, साइंटिफिक मेजरमेंट होना चाहिए मेथड्स का, या किस तरह से चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा है उस चीज़ का। टेलर ये भी चाहते थे कि जो साइंटिफिक इंक्वायरी होता है उसमें क्या होना चाहिए, अच्छा से वो मैनेजमेंट प्रैक्टिस पे बेस्ड होना चाहिए। उनका ये बिलीव था कि सिर्फ एक तरीका होता है काम को अच्छी तरह से करने का, एफिशिएंसी के साथ करने का, और वो हो सकता है स्टडी और एनालिसिस। वर्क स्टडी और एनालिसिस के थ्रू ही ये पॉसिबल है। मतलब कि अगर हमको अच्छी तरह से काम करना है, अपना मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ काम करना है, तो वो तभी हो पाएगा जब हम लोग वर्क स्टडी करेंगे या फिर एनालिसिस करेंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो सबसे पहला प्रिंसिपल था वो एक सब्स्टिट्यूट था रूल ऑफ थंब मेथड का। जैसे सपोज़ कीजिए कि हम लोगों को कोई एक टाइम डिसाइड करना है, स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करना है किसी भी काम को करने के लिए। कोई भी एक पर्टिकुलर जॉब है उसको करने के लिए हम लोग को स्टैंडर्ड टाइम को डिसाइड करना है। तो जो रूल ऑफ थंब मेथड होता था उसमें क्या होता था कि मैनेजर्स के जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उसके बेसिस पे क्या होता था, एक टाइम जो है वो सेट कर लिया जाता था। लेकिन टेलर का मानना ये था कि जो भी स्टैंडर्ड टाइम सेट किया जाए वो क्या होना चाहिए, साइंटिफिकली उसको सही होना चाहिए। साथ ही साथ उसको क्या करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा फिक्स होना चाहिए कि वो उस टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो सके, पूरा हो सके। साइंटिफिकली ही हमको टाइम को सेट करना है, स्टैंडर्ड टाइम को सेट करना है साइंटिफिकली। क्लियर है इतना? नेक्स्ट है हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो भी लोग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनको क्या होना चाहिए, हारमोनी के साथ काम करना चाहिए। मतलब वो लोग के बीच में क्या होना चाहिए, म्यूचुअल गिव एंड टेक का रिलेशन होना चाहिए, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। जनरली क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में दो ग्रुप्स होते हैं, पहला होता है वर्कर का ग्रुप और दूसरा होता है मैनेजमेंट का ग्रुप। लेकिन अगर मान लीजिए कि दोनों के बीच में राइवल्स चल रहा हो, जैसे वर्कर्स को लग रहा है कि उसको क्या है, पैसा कम मिलता है, और जो मैनेजर्स हैं, मैनेजमेंट है, उनको क्या लगता है कि उनको जो वर्कर्स मिले हैं वो क्या है, वो बहुत आलसी है, वो ज़्यादा काम नहीं करते हैं। वही क्या है, जो वर्कर्स हैं उनको लगता है कि जितना उसको पैसा मिल रहा है उसके हिसाब से काम उससे बहुत ज़्यादा करवाया जा रहा है। तो अगर ऐसा ही चलते रहेगा तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल कभी भी अचीव नहीं हो पाएगा। तो इसमें टेलर ये चाहते थे कि जो दोनों ग्रुप्स हैं ऑर्गेनाइजेशन का, उनका क्या हो सके, आपस में अच्छा रिलेशन इस्टेब्लिश हो सके। तो वो चाहते थे वहाँ पे किसी भी तरह का कोई डिस्कॉर्ड ना हो, कोई राइवल ना हो दोनों के बीच में। जैसे मान लीजिए कि जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है सपोज़ कि जो ऑर्गेनाइजेशन का, वो क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना, प्रोडक्शन का मैक्सिमाइजेशन होना, यही होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव या मेन गोल। तो हम लोग इस चीज़ को ऐसे भी पूरा कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि जो प्रोडक्शन है उसको हम लोग बढ़ा दें और प्रॉफिट भी क्या हो, बढ़ जाए, लेकिन साथ ही साथ अगर हम लोग जो वर्कर्स है उसका जो सैलरी है उसको भी अगर कहीं ना कहीं अगर इंक्रीमेंट कर दें तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का गोल तो पूरा होगा ही होगा, साथ ही साथ क्या है, वर्कर्स भी सेटिस्फाइड रहेंगे। तो दोनों के बीच में एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा। क्लियर है इतना? नेक्स्ट है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अब इसमें क्या होता है, इसका मतलब होता है एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो हारमोनी डॉट डिस्कॉर्ड जो प्रिंसिपल है उसका क्या है, ये एक्सटेंशन फॉर्म है। मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो काम करता है, तो ऑर्गेनाइजेशन में जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग होते हैं, तो उन लोगों के बीच में क्या होता है, कॉपरेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। म्यूचुअल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक दूसरे के लेकर के समझ होना चाहिए, एक दूसरे पे भरोसा होना चाहिए। वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में क्या होना चाहिए, कॉपरेशन होना चाहिए। तो मैनेजमेंट जो है वो क्या कर सकता है, वो वर्कर्स को कॉन्फिडेंस ला सकता है कोई भी स्टैंडर्ड टास्क को सेट करने के पहले। जैसे मान लीजिए कि कोई स्टैंडर्ड टारगेट जो है वो सेट करना है, तो उसके लिए अगर हम लोग वर्कर्स के साथ डिस्कस कर ले कि हाँ ये टारगेट हो सकता है, हम लोग इस तरह से उसको अचीव कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं लगेगा कि हाँ हम लोग के साथ डिस्कशन हो रहा है, हम लोग का जो राय है उसको भी कहीं ना कहीं लिया जा रहा है। तो उसमें क्या होगा, दोनों के बीच में अच्छा खासा कॉपरेशन हो जाएगा। और कॉपरेशन के लिए क्या है, जो मैनेजमेंट है उसको क्या करना चाहिए, जो एम्प्लॉय है अगर वो सजेशन अच्छा दे रहे हैं,
खैर जैसा भी सजेशन दे रहे हैं उसको सजेशन को हमेशा क्या करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए। और एट द सेम टाइम ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वर्कर्स का यहाँ पे रोल होता है कि वो स्ट्राइक पे ना जाए या अनरिजनेबल जो है उनका डिमांड ना हो। अब कॉपरेशन ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ मैनेजमेंट ही कॉपरेट करेगा वर्कर्स के साथ, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या होता है, दो हाथ से होता है, ठीक है। अगर वर्कर्स जो है वो स्ट्राइक पे नहीं जाएंगे या अनरिजनेबल डिमांड जो है वो नहीं करेंगे, तब क्या होगा, तब भी कॉपरेशन हो जाएगा। और जो मैनेजमेंट है वो क्या करेंगे, एम्प्लॉयज़ का सजेशन को वेलकम करेंगे, और सजेशन अगर अच्छा हो तो उसको बदले में क्या देंगे, रिवॉर्ड देंगे। तो उस केस में क्या होगा, दोनों के बीच में अच्छा खासा कॉपरेशन बन जाएगा। क्लियर है इतना। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। तो जो इंडस्ट्रियल का एफिशिएंसी होता है, कोई भी इंडस्ट्री होता है, ठीक है, उसका एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करता है, जाहिर सी बात है वर्कर का एफिशिएंसी पे। अगर वर्कर जो है एफिशिएंट है, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया गया है, तब क्या होगा, काम अच्छी तरह से होगा। तो टेलर का मानना ये था कि जो भी एम्प्लॉयज़ को हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो उस समय हम लोग को खास ध्यान रखने का ज़रूरत होता है, खास उस चीज़ को केयर करने का ज़रूरत होता है जब भी हम लोग एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करते हैं। तो और सेलेक्ट करने के बाद क्या होता है, उसके उसके क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग क्या है, जॉब देना चाहिए। जिस फील्ड में उसका क्वालिफ़िकेशन है उसके अकॉर्डिंग ही उसको जॉब देना चाहिए। और साथ ही साथ क्या होता है कि एम्प्लॉय को ट्रेनिंग के लिए भी भेजना चाहिए टाइम टू टाइम में, ताकि उनका जो नॉलेज है वो क्या हो सके, अपडेट हो सके। नॉलेज को अपडेट करने के लिए उनको टाइमली ट्रेनिंग देने का भी ज़रूरत होता है, जिससे क्या होगा कि उनका एफिशिएंसी लेवल जो है वो बढ़ेगा, और साथ ही साथ क्या है, ये वर्कर्स के लिए भी बेनिफिशियल होगा और कंपनी के लिए भी बेनिफिशियल होगा। क्लियर इतना। तो मतलब यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि उनका मानना था कि वर्कर्स को टाइमली ट्रेनिंग दिया जाए ताकि वो एफिशिएंसी के साथ काम कर सकें, जो कि उसके लिए भी अच्छा है, वर्कर्स के लिए भी, और साथ ही साथ वो कंपनी के लिए भी बहुत अच्छा होगा। क्लियर है इतना। अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।